जय हिंद। आप कितना तेज हैं इससे समाज को कोई फर्क नहीं पड़ता है। आप कुछ कर पाए हैं या नहीं, समाज को इससे फर्क पड़ता है। यानी समाज में एक व्यक्ति का चपरासी का भी नौकरी लगा हुआ है ना, तो उसे बहुत अच्छे तरीके से इज्जत प्रतिष्ठा दिया जाता है। और एक व्यक्ति कितना भी तेज क्यों न है, उसे कोई वैल्यू नहीं दिया जाता। तो समाज से आप तो वाकिफ हैं ही, तो आपको क्या करना है आप खुद डिसाइड कीजिएगा। तो चलिए हम सेशन को स्टार्ट करते हैं, आगे बढ़ते हैं। क्या बोला गया है क्वेश्चन में, हम देखते हैं कि किस देश में अलिखित संविधान है। यानी अलिखित, यहाँ पे अभी लिखा नहीं गया है, तो बात करते हैं यानी लिखित संविधान कौन देश का सबसे प्रथम है। तो लिखित संविधान की अगर हम बात करते हैं तो विश्व में अगर प्रथम है कोई व्यक्ति, कोई देश, तो वो है कौन, अमेरिका है। अच्छा, तो लेकिन आपको ये बताइएगा कि भारत क्या है। तो भारत का भी लिखित संविधान है। भारत का क्या है, तो आपको लिखित संविधान मिलेगा। लेकिन भारत का संविधान जो है ना, ये सबसे बड़ा संविधान आपको मिलेगा। यानी लिखित में जो है क्या, तो सबसे बड़ा संविधान आपको मिलेगा। ठीक है। अगर हम बात करते हैं ये भारत का संविधान लागू कब होता है, आंशिक रूप से। देखिएगा कई लड़के फंस जाते हैं, तो फंसना नहीं है। आंशिक रूप से अगर बात करते हैं तो 26 नवंबर कब की, तो 1949 ईस्वी को आंशिक रूप से लागू हो जाता है। आर्टिकल 16 को इसमें लागू होता है, 16 को आर्टिकल। ठीक ठीक है। अगर बात करते हैं ये पूर्ण रूप से, तो पूर्ण रूप से कब लागू होता है, तो 26 जनवरी 1950 ईस्वी को हमारा संविधान पूर्ण रूप से लागू हो जाता है। ठीक है। अच्छा, ये तो बेसिक चीज हमने देख लिया। बोला क्या गया कि अलिखित यानी लिखा हुआ नहीं है। तो अलिखित संविधान एक ही देश का है, उस देश का नाम क्या है, तो कहिए कि ब्रिटेन नाम है। ठीक है। यानी इंग्लैंड की अगर हम बात करते हैं तो उस देश का संविधान क्या है, लिखा हुआ नहीं। यानी परंपरा के अनुसार से जो नियम चले आ रहे हैं उसी से वहां क्या होता है, रूल होता है। इसका आंसर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर आपको 3 देखने को मिलेगा। ठीक है। अगर हम बात करते हैं ये अमेरिका से, तो अमेरिका से हमारे देश में कौन कौन से संविधान में लिया गया है, अमेरिका के संविधान से कौन कौन से चीज हमें लिया गया है। अगर बात करते हैं ये राष्ट्रपति पर क्या, महाभियोग, राष्ट्रपति पर महाभियोग की अगर हम बात करते हैं तो ये कहां से लिया गया है, तो ये आपको अमेरिका से देखने को मिलेगा, जो इंडिया में लिया गया है, इंडिया के संविधान में। और क्या लिया गया है, उपराष्ट्रपति का पद आपको लिया गया है। और क्या लिया गया है, तो बहुत सारे चीज लिया गया है। आपको क्या मिलेगा फिर यहाँ पे, फंडामेंटल राइट मिलेगा, यहीं से लिया गया है। जर्मनी से क्या लिया गया है, तो इमरजेंसी यहीं से लिया गया है। ठीक है। स्विट्जरलैंड की अगर बात करते हैं तो ये स्विट्जरलैंड में कौन सा शासन चलता है, तो यहाँ प्रत्यक्ष चलता है। प्रत्यक्ष कहने का मतलब क्या है, प्रत्यक्ष लोकतंत्र यहाँ चलता है। इसका कहने का मतलब क्या होता है कि यहाँ की जनता जो होती ना है, जो नीति निर्माण में डायरेक्ट रूप से भाग लेती है। लेकिन भारत का संविधान की अगर हम बात करते हैं तो भारत का संविधान भी लोकतांत्रिक है। यानी भारत जो लोकतंत्र देश है, बट क्या प्रत्यक्ष लोकतंत्र यहाँ पे है, नहीं, बिल्कुल नहीं, यहाँ अप्रत्यक्ष लोकतंत्र है। यहाँ इसका हमें जवाब आंसर मिल गया, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। औद्योगिक क्रांति सर्वप्रथम किस देश में हुआ था। देखिएगा औद्योगिक क्रांति की अगर हम बात करते हैं तो हमने सबसे पहले बात बताया था कि औद्योगिक क्रांति की अगर बात करते हैं तो सबसे पहले कहाँ होता है, तो ये आपको होता है ब्रिटेन में देखने को मिलता है। कब, तो औद्योगिक क्रांति कब हुआ था, तो देखिएगा ये कोई एक समय से नहीं हुआ है, कई वर्षों के बाद ही ये चला था। ठीक है ना, ये एक चीज को स्थापना से नहीं, इसको औद्योगिक क्रांति को आप जोड़ सकते हैं। ये कब से, यानी 18वीं शताब्दी से लेकर के 19वीं शताब्दी के मध्य तक ये कहाँ चलता है, ये कहाँ में, तो ये ब्रिटेन में यानी इंग्लैंड में चलता है। ठीक है। यानी वहीं शुरुआत हुआ था। तो आपसे एक बात पूछा जाएगा कि एशिया में प्रथम ऐसा देश कौन सा था जहां पे ये आपको औद्योगिक क्रांति देखने को मिलेगा। तो एशिया में प्रथम की अगर बात करते हैं तो वो कौन सा देश है, तो कहिए कि जापान हमारा देश, हमारा नहीं, समझ ही रहे। तो ये कौन सा देश हो गया, जापान हो जाएगा। तो औद्योगिक क्रांति सर्वप्रथम किस देश में हुआ था, तो किस देश में, आप इंग्लैंड, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, तो 4 हो जाएगा। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। आगे क्या बोला गया है कि जनसंख्या समस्या के संदर्भ में किस विद्वान ने अपना सिद्धांत प्रतिपादित किया था। अब देखिएगा जनसंख्या समस्या के बारे में बात करते हैं तो यानी कौन से विद्वान जो थे वो बात बताए थे। मार्क्स की बात बोलते हैं, यानी कार्ल मार्क्स। ठीक है, कार्ल मार्क्स के बारे में बताया गया है। तो कार्ल मार्क्स क्या थे, समाजवाद के जनक यही कहा जाता है, तो ये तो नहीं होगा, समाजवाद के जनक कहा जाता है। अच्छा, इनका एक पुस्तक है काफी ज्यादा फेमस, दास कैपिटल। ठीक है, इनका एक पुस्तक क्या है, दास कैपिटल, ये आपको ध्यान में रखना है। दास कैपिटल किनका पुस्तक है, ये इनका पुस्तक है। और एक ठो और क्या है, कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो, कम्युनिस्ट कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो, ये इनका एक क्या है, पुस्तक है, काफी ज्यादा फेमस है, ये भी आपको ध्यान में रखना है। ठीक है। अच्छा, माल्थस की अगर बात करते हैं तो ये माल्थस जो थे ये जनसंख्या की समस्या के बारे में ये सिद्धांत देते हैं। ये जनसंख्या सिद्धांत के बारे में बताने वाले कौन है, तो यही आपको मिलेंगे माल्थस, जनसंख्या सिद्धांत आपको यही बताते हैं। ठीक है।
अगर बात करते हैं चार्ल्स डार्विन की बात करते हैं, तो चार्ल्स डार्विन आपको पता है ना, प्राकृतिक चयनवाद का सिद्धांत जो बायोलॉजी में आप पढ़ते हैं, प्राकृतिक चयनवाद का सिद्धांत इन्होंने ही दिया था, चयनवाद का सिद्धांत। तो इस तरीके से आप अगर रिलेट करके पढ़िएगा ना, तो देखिएगा आपको काफी ज्यादा फायदा देखने को मिलेगा। ठीक है, चलिए आगे क्या बोला गया है कि न्यायिक पुनर्विलोकन प्रणाली की उत्पत्ति। न्यायिक पुनर्विलोकन का अर्थ समझते हैं, यानी जो न्याय जो दिया गया है उसको हम फिर से क्या कर सकते हैं, जांच कर सकते हैं। ठीक है, यानी फिर से रिव्यू उसको कर सकते हैं, रिव्यू जिसमें रिप्ले आप देखते हैं कि अच्छा देखते हैं कौन खिलाड़ी कैसे बॉल फेंका था, यानी पिछले चीजों को फिर से देखने के लिए बात जो किया गया है वही होता है न्यायिक पुनर्विलोकन। अच्छा आप बात बताइएगा कि सुप्रीम कोर्ट न्यायिक पुनर्विलोकन करती है तो कौन से आर्टिकल के तहत से कर सकती है, तो देखिएगा आर्टिकल की अगर बात करते हैं तो ये आर्टिकल 13 के तहत भी कर सकती है। अच्छा, आर्टिकल 137 के तहत भी कर सकती है, और हाई कोर्ट की अगर करने की बात करते हैं तो 226 के तहत में भी ये कर सकती है। यानी ये सब जो आर्टिकल है इसके तहत में आपको क्या करने को मिलेगा, न्यायिक पुनर्विलोकन फिर से कर सकती है। ठीक है, यानी कोर्ट जो होगी। ठीक, अच्छा हम बात करते हैं कि ये कहाँ से लिया गया है, तो कहाँ से लिया गया है, तो ये अमेरिका के संविधान से लिया गया है। कहाँ से लिया गया है, तो अमेरिका के संविधान से लिया गया। तो क्या अमेरिका से सिर्फ यही लिया गया है, अभी हमने चर्चा किया राष्ट्रपति पर महाभियोग, उपराष्ट्रपति का पद, फिर उसके बाद फंडामेंटल राइट। ठीक है, ये सभी के सभी आपको कहां से लिए गए हैं, ये अमेरिका के संविधान से लिए गए। अगर हम बात करते हैं ये प्रस्तावना, तो ये प्रस्तावना भी कहां से लिया गया है, तो ये आपको अमेरिका से लिया गया। अगर कह दे कि प्रस्तावना में भाषा कहां से लिया गया है, तो अगर भाषा की अगर हम बात करते हैं ना, तो ये भाषा कहां से लिया गया है प्रस्तावना का, तो वो ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया गया। अच्छा, एक मिनट, तो ऑस्ट्रेलिया के संविधान से सिर्फ ये प्रस्तावना का भाषा ही लिया गया है का, तो कहिए कि नहीं और भी चीज है, तो कौन सा चीज है, तो देखिएगा अगर हम बात करते हैं ये प्रस्तावना के बाद में, तो ज्वाइंट सिटिंग आप पढ़ते हैं, ज्वाइंट सिटिंग। ठीक है, ये ज्वाइंट सिटिंग भी जो लिया गया है ये कहां से लिया गया है, तो आपको ऑस्ट्रेलिया के संविधान से देखने को मिलेगा। ठीक है, कोई दिक्कत है नहीं। और क्या होता है, तो समवर्ती सूची के बारे में आप जानते हैं, तो कहिए हाँ हाँ बिल्कुल जानते हैं। तो समवर्ती सूची भी जो आपको लिया गया है ना, ये भी ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया गया है। तो इस चीज को, फैक्ट को आप ध्यान में रखिएगा। ऐसा हम क्यों कर रहे हैं, आपको जितना मैक्सिमम जब सामने से गुजरेगा ना, तब आपको ज्यादा समय तक याद रहेगा। जैसे में क्या होता है ना कि आप उनको बार बार देखते हैं ना, तो अब नहीं भूल पाते हैं, कहते हैं ना कि आप भूल नहीं पा रहे। इसी हिसाब से इस चीज को जब बार बार देखिएगा ना, तो भूल नहीं पाइएगा। ठीक है, और एग्जाम में कहीं से भी एक नंबर टपक जाएगा तो समझ में आ जाएगा। कोई दिक्कत है, तो कोई दिक्कत नहीं। अगर हम बात करते हैं ये जर्मनी से, तो साइड में हम आते हैं, यहाँ पे आप लिख देते हैं जर्मनी से। तो जर्मनी से क्या लिया गया है, तो इमरजेंसी यानी आपातकालीन की अगर हम बात करते हैं, तो ये कहां से लिया गया है, तो ये जर्मनी से देखने को मिलेगा। और कौन सा है, रूस है। तो रूस से कौन सा क्या क्या लिया गया है, तो देखिएगा रूस की अगर हम बात करते हैं तो फंडामेंटल ड्यूटी। तो फंडामेंटल ड्यूटी की अगर हम बात करते हैं तो ये कहां से आपको मिलेगा, तो ये आपको रसिया से देखने को मिलेगा। समझ में आ गया, सबको सब हमने यहाँ पे चर्चा कर लिया। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं अगले पे। इंग्लैंड ने अमेरिका पर स्टाम्प एक्ट किस वर्ष लागू किया था। अब देखिएगा इंग्लैंड की अगर बात करते हैं, तो जिस समय हमारा देश में इलाहाबाद की संधि हो रहा था, कब हुआ था, 1765 ईस्वी में इलाहाबाद का संधि हुआ था। तो उस समय जानते हैं वहां भी अमेरिका में भी ये सब काम चला रहा था, यानी इंग्लैंड। देखिए कब का, देखिए उस समय कितना, उस समय अमेरिका के लोग 10-15 साल के अंदर में ही क्या किए, वहां से आजाद हो जाते हैं 10-15 साल के बाद ही, और हम लोग क्या होते हैं, गुलामों की जंजीर में जकड़ कर रह जाते हैं, और 200-250 साल बाद आजाद होते हैं। तो समझिए कितना पीछे हैं हम लोग। तो देखिएगा खैर अब तो हो गया जो हो गया। 1765 ईस्वी में क्या करता है इंग्लैंड ने, क्या करता है ये इंग्लैंड अमेरिका में क्या करता है, स्टाम्प शुल्क लगाता है। ठीक है, ये स्टाम्प शुल्क लगाता है। जो स्टाम्प आप जानते हैं वो वाला शुल्क बा, जो स्टाम्प पेपर मिलता नहीं है वो वाला, उस पर शुल्क लगा देता है। तो लेकिन इसके विरोध में जो अमेरिका के जो वासी थे वो क्या बोलते हैं कि प्रतिनिधित्व नहीं तो कर नहीं, प्रतिनिधित्व नहीं तो कर नहीं। तो इस बात का नारा दिया जाता है, कर नहीं। तो इसी घड़ी क्या बोला जाता है अमेरिका के द्वारा कि प्रतिनिधित्व नहीं तो कर नहीं। क्यों नहीं, क्योंकि जो यहाँ ब्रिटेन का जो पार्लियामेंट था वहां पे एक भी व्यक्ति अमेरिकन नहीं था, इसीलिए बोला जाता है कि प्रतिनिधित्व नहीं मेरा है यहाँ पार्लियामेंट में, हम कर काहे को देंगे भाई, दिमाग को खराब है का, दिमाग सिर्फ गया है का।
अब इस ऐसा ही आपको देखने को मिलेगा साइमन कमीशन, क्योंकि वो मेंबर नहीं था, विरोध हो रहा था, बस ये भी ऐसा ही है। ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपको 2 देखने को मिलेगा। ठीक है, चलिए आगे क्या बोला गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक उपनिवेशवाद के उदय का अत्यधिक उपयुक्त कारण है। अब पहले तो हमें उपनिवेशवाद को अधिक समझना होगा। ठीक है, उपनिवेशवाद का कहने का अर्थ क्या होता है, ठीक है, इसको हम समझते हैं। उपनिवेशवाद जैसे में क्या होता है ना कि हम जैसे में हमारा देश है और वो जो देश है वो इंग्लैंड जो था, इंग्लैंड हमारे देश में रहकर क्या करता है, शासन करता है, यानी अपना उपनिवेश बना करके बैठ जाता है। तो इस चीज को समझने के लिए हम आपको बताते हैं कि इस चीज को जिसमें सामंती व्यवस्था समझते हैं, सामंत क्या होता है वो हम समझाते हैं कि जैसे में एक राजा होगा, प्रमुख होगा वो राजा। अब इस राजा के नीचे क्या होंगे कि छोटे छोटे आपको सामंत, जो छोटे छोटे राजा जो देखने को मिलेंगे ना, अब इस राजा के अंतर्गत में जमीन उस राज्य की, राज्य कहने का मतलब क्षेत्र है, उस क्षेत्र की पूरी जो भूमि होगी इसका मालिक कौन होगा, राजा होगा। ठीक है, सब का सब जो होगा, भूमि का मालिक कौन होगा, तो भूमि का सब का मालिक कौन होगा, राजा होगा। अब किसी के पास जमीन नहीं है, सिर्फ सिर्फ राजा के पास में रहता है। अब क्या होता है, जैसे में हमारे इंडिया में भी जो गुप्त वंश आप देखते होंगे उसी तरह की व्यवस्था चल रहा था। तो इसमें क्या था ना कि इसमें जो छोटे जो राजा होंगे, जो नीचे वाले व्यक्ति जो होंगे, उसको राजा क्या कर देता था, भूमि देता था। और राजा भूमि देता था तो इसके बदले में इस व्यक्ति, यहाँ पे जो व्यक्ति है, इसको इस राजा को क्या करेगा, तो इस राजा को आपको देखने को मिलेगा यहाँ पे, देखिए इस राजा को क्या करेगा, यहाँ पे इसको सिक्योरिटी प्रदान करेगा, यानी सैनिक देगा, फिर उसके बाद में जो सुख सुविधा होगा वो देगा। ठीक है, तो सब तो काम ये कर नहीं सकता है, अब तो ये सुख सुविधा देने का काम कर रहा है, सैनिक यानी सुरक्षा देने का काम कर रहा है। और इसके नीचे भी क्या होंगे कि कुछ जो व्यक्ति होंगे, आपको कृषक वर्ग होंगे, ठीक है, जो खेती वगैरह करेंगे। तो अब इसको जो कुछ जमीन होगा ये इसको दे देगा, अब इसको दे देगा, अब इससे ये व्यक्ति इससे क्या करेगा, तो अन्न वगैरह लेगा। ठीक है, अन्न वगैरह जो उपजाएगा वो लेगा और ये इसको सिक्योरिटी प्रदान करेगा, यानी समझ रहे हैं, यानी इसी व्यवस्था जो आप देख रहे हैं, इसी व्यवस्था को क्या बोलते हैं, तो सामंती व्यवस्था बोलते हैं। ठीक है, इसी व्यवस्था को क्या बोलते हैं, सामंती व्यवस्था बोलते हैं। और यही व्यवस्था के अंतर्गत में जो राजा होगा वो ज्यादा से ज्यादा क्षेत्र को कैप्चर करना चाहेगा, चाहेगा कि नहीं चाहेगा कि हम ज्यादा से ज्यादा क्षेत्र को क्या करें, कैप्चर करें, ज्यादा से ज्यादा क्षेत्र को हम क्या करें, अपने अधिकार क्षेत्र में ले। तो वही तो है आपको, फिर उसी तो आपको देखने को मिलता है कि उपनिवेश बन जाता है। क्योंकि जैसे आप देखते हैं कि इंग्लैंड में जो राजा था वो कई सारे देशों पर क्या करना चाहता था, अपना आधिपत्य जमाना चाहता था, यानी सामंत बनाना चाहता था। ठीक है, मेन प्रमुख हम रहे, फिर उसके बाद में तुम कुछ करो लेकिन मेन प्रमुख हम रहेंगे। तो समझ में आ गया, तो इसका आंसर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर आपको 3 देखने को मिलेगा। ठीक है, आगे क्या बोला गया है, आगे देखते हैं। यह किसने कहा था कि राज्य व्यक्ति का पुरोगामी है। इस चीज को पहले देखिए, ये सब टर्म जो है ना आपको 1 नंबर के पूछ दिए जाते हैं एग्जाम में और 1 नंबर चला जाता है। देखिएगा प्रीवियस क्वेश्चन पर आप फोकस कीजिए, ठीक है, आपको काफी ज्यादा फायदा होगा। क्या बोला गया है, राज्य व्यक्ति का पुरोगामी है, यानी राज्य जो है ना व्यक्ति से पहले है। ठीक है, यानी व्यक्ति से क्या है, पहले है, किसी भी व्यक्ति से पहले, यानी राज्य को ये प्रमुखता देते हैं। ये व्यक्ति कहने वाले कौन है, आखिर ऐसा क्यों, इस कहने का मतलब है कि अगर व्यक्ति है, व्यक्ति जो है ये व्यक्ति से ही क्या, जैसे में बहुत सारे व्यक्ति जब होंगे, जैसे में पहले हम एक राज्य की पहले परिभाषा बता देते हैं कि राज्य होता क्या है। ठीक है, तो अब आप बढ़िया समझिएगा, राज्य का परिभाषा कहने का मतलब क्या होता है ना कि उस जिसमें राज्य है तो उसका एक क्षेत्र होगा, तो कहे कि हाँ बिल्कुल क्षेत्र होगा, और उस क्षेत्र में क्या होगा कि कुछ ना कुछ तो जनसंख्या होगी, तो कहे कि हाँ जनसंख्या होगा। अब जनसंख्या होगा तो वहां पे आपको उसको रूल करने के लिए आप कुछ ना कुछ क्या बनाएंगे, रूल रेगुलेशन बनाएंगे। ठीक है, अब रूल रेगुलेशन बनाएंगे और इसी को सम्मिलित रूप से आप क्या बोल रहे हैं, आप क्या बोल रहे हैं, तो यहाँ पे आप राज्य बोल रहे हैं, यानी राज्य को प्रमुखता देते हैं। ठीक है, राज्य यानी कहने का मतलब है कि राज्य बिना व्यक्ति जो है उसका जो क्या उसको बोल सकते हैं, अरे उसको क्या बोल सकते हैं, राज्य के बिना व्यक्ति का उसको क्या उसको बोल सकते हैं, समझ में नहीं आ रहा कैसे हम इसको एग्जांपल देकर के समझाएं। चलिए समझ गए होंगे कि क्या बोलना चाहते हैं, संभव मतलब नहीं है। ठीक है, राज्य के बिना व्यक्ति का संभव नहीं है, समझ आए, कुछ हम बताना चाह रहे हैं ध्यान में नहीं आ रहा, तो यहाँ बात तो अब समझ में आ गया। अब इस चीज को यही बताते हैं, तो इस व्यक्ति को बताने वाले कौन है, इस चीज को बताने वाले कौन है, तो इस को बताने वाले व्यक्ति कौन है, ये अरस्तु है। ठीक है, ये अरस्तु है। हाँ ठीक है, अभी समझ में आ गया कि अगर कहने का मतलब क्या होता है कि राज्य के बिना व्यक्ति जो है
जो सर्वाइव बिल्कुल नहीं कर पाएगा, क्योंकि ये राज्य जो बनेगा, अब राज्य कई क्षेत्रों से मिल करके बना, कई चीजों से मिल करके बन रहा है। क्षेत्र भी होना चाहिए, जनसंख्या भी होना चाहिए, और ये आपको वहां का रूल रेगुलेशन भी होना चाहिए। तो आप ये समझिए कि ये सब अंग है राज्य का, ये सब क्या है, अंग है। समझ गए ना? तो ये सभी मिल करके ही राज्य बनता है। तो आप कह सकते हैं कि राज्य प्रमुख है कि नहीं है? तो कहिए कि हाँ बिल्कुल। अगर अब आप किसी जनसंख्या को निकाल दीजिए तो वो तो राज्य से निकल गया, तो क्या उसका जीवन संभव हो पाएगा? यानी समझ रहे हैं कि कितना मुश्किल वाला काम है। तो यही बात बताते हैं कौन? तो ये बताते हैं अरस्तु बताते हैं। ठीक है, चलिए इसका तो आंसर हो गया। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? तो आपको एक देखने को मिलेगा। ठीक है, चलिए आगे क्या बोला गया है कि मेसोपोटामिया अभिप्राय है। अच्छा, मेसोपोटामिया का अर्थ क्या होता ना है कि दो नदियां जो है ना, दो नदियों के भूमि का जो क्षेत्र होता है, दो नदियों के बीच का जो क्षेत्र होता है, उसी को हम लोग बोलते हैं मेसोपोटामिया। ठीक है, मेसोपोटामिया। तो दो नदियां कौन था यहाँ पे? तो दो नदियां की बात करते हैं तो एक जो नदिया था दजला था, और एक था क्या, फरात था। ये उस समय जो मेसोपोटामिया की सभ्यता के बारे में आप पढ़ते हो ना, कि जो सिंधु घाटी सभ्यता से व्यापार वगैरह, उस समय के आसपास के जो, ये भी एक सभ्यता पनपता था। ईरान, पूर्वी टर्की, फिर उसके बाद में इटली के आसपास में ये सब जो एरिया था ना, वहां पे भी क्या था, ये सब पनपता था। ईरान, इराक, ये सब के आसपास में। ठीक है, तो अब यहाँ एक ठो था दजला और एक ठो क्या था, तो फरात था। ठीक है, तो इसका आंसर तो समझ में आ गया। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? उत्तरी सीरिया नहीं, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? एक हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे क्या बोला गया है कि लास्की के विचार से संप्रभुता। अब पहले संप्रभुता का अर्थ पहले समझते हैं। संप्रभुता का अर्थ क्या होता ना है? संप्रभुता का अर्थ होता है कि स्वयं का प्रभु। जैसे में इंटरनल डिसीजन लेने के लिए, या तो इंटरनल डिसीजन अब या तो एक्सटर्नल डिसीजन लेने के लिए हम क्या है, स्वतंत्र, यानी स्वयं का प्रभु है। भारत सरकार स्वयं प्रभु है कि नहीं? इंटरनल एक्सटर्नल डिसीजन खुद ले लेती है। आप स्वयं प्रभु हैं कि नहीं है? तो कहे कि हाँ हम भी स्वयं प्रभु है। ऐसा थोड़ी नहीं कि हम किसी का गुलामी कर रहे हैं। ठीक है, कोई संस्था इसी तरीके से स्वयं प्रभु है कि नहीं है? तो कहे कि हाँ बिल्कुल स्वयं प्रभु है। अगर आपको कहने का मतलब केवल सरकार स्वयं प्रभु रहे, तो अगर केवल सरकार स्वयं प्रभु रहे, यानी कहने का मतलब है कि भारत सरकार केवल स्वयं प्रभु रहे, तो क्या हम लोग का स्वयं प्रभु रह पाना संभव है? सोचिएगा इस चीज को बढ़िया से, कहिए कि नहीं। क्योंकि स्वयं प्रभु है, यानी सब डिसीजन आपको सरकार ले ले, आपका जो कोई डिसीजन है वो भी सरकार ले, तो आप कहाँ स्वयं प्रभु हैं भाई? आप कहाँ स्वयं प्रभु हैं? आपका तो सरकार स्वयं प्रभु है ना। तो कहने का मतलब अब हमारा देश है, तो देश तो हमारा सरकार स्वयं प्रभु है। ठीक है, अच्छी बात है। तो उस देश में बहुत सारे आपको आईआईटी देखने को मिलेंगे, आपको इसरो मिलेगा, बहुत सारे आपको संगठन देखने को मिलेगा, बहुत सारे धार्मिक चीज देखने को मिलेंगे, बहुत धर्म के लोग देखने को आपको मिलेंगे। तो वो भी तो अपने आप में स्वयं प्रभु है कि नहीं है? समझ रहे हैं ना? सब तो अपने आप में स्वयं प्रभु है। तो अब कह सकते हैं कि ये स्वयं प्रभु जो है बहुलवादी होना चाहिए कि एकवादी होना चाहिए? अगर केवल सरकार स्वयं प्रभु है तो वो एकवादी हो गया। अगर सब संगठन, सब यानी सब लोग, धार्मिक समुदाय सब स्वयं प्रभु है, तो वो बहुलवादी है कि नहीं है? तो कहे कि हाँ बिल्कुल। तो अब समझ में आ गया। ये सब टर्म जो होते ना है, रट लीजिएगा ना, तो कोई फायदा नहीं करेगा, बिल्कुल फायदा नहीं करने वाला है। इसीलिए ये सब टर्म को आपको समझ के याद करना पड़ेगा। तो समझ गए, इसीलिए हम यहाँ पे मेहनत करते हैं, वरना टिक लगा करके हमको बढ़ने में कोई अथी नहीं है। ठीक है, औसत तो आप घर पे खुद किताब से भी देख सकते हैं। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर एक हो जाएगा। ठीक है, चलिए क्या एकात्मक होगा? बिल्कुल नहीं। ठीक है, असीमित भी नहीं होना चाहिए, ऐसा नहीं कि एकदम असीमित है। ठीक है, नैतिक रूप से कहा हो जाएगी तो ऐसे खत्म हो जाएगा, क्योंकि कुछ ना कुछ तो सिद्धांत होगा ना। अब क्या बोला गया है कि यह कथन किसका है कि प्राकृतिक अवस्था में जीवन एकाकी, दरिद्र, अपवित्र, असभ्य और क्षणिक था। यानी जो अभी हम राज्य जो बताया ना, ये राज्य के स्थापना से पहले की बात बता रहा है कि यानी जो व्यक्ति जब राज्य की स्थापना नहीं हुआ था, क्योंकि राज्य कई चीजों से मिलकर के बन रहा है। आपको क्या मिल रहा है यहाँ पे? आपको जनसंख्या देखने को मिल रहा है, उस चीज का क्षेत्र देखने को मिल रहा है, प्लस आपको उसको क्षेत्र में रहने के लिए रूल रेगुलेशन बनाएंगे, फिर वहां का क्या होगा, कोई मालिक बनेगा। ठीक है, जिसको आप प्रधानमंत्री कहिए, मुखिया कहिए, चीफ मिनिस्टर कहिए, कुछ भी कहिए, उस तरह के बनेगा। और जो जिसको आप राज्य का प्रमुख बोल सकते हैं। तो उसके पहले, यानी इस राज्य के बनने से पहले की बात कर रहा है, तो वो समाज कैसा था? एकाकी, दरिद्र था, अपवित्र था। ठीक है, यानी कहने का मतलब क्या, वो समय यानी जब क्या, जो घुमंतु भोटिया के लोग तरह जीते थे, खाने पकाने के बल केवल शायद
तरीके से करते थे, उस समय क्या होता था कि लोग एक दूसरे के केवल दुश्मन हुआ करते थे कि किसी कारण बस उसको मार देना है, इसी कारण बस इसको मार देना है, यानी खाने पीने के लिए इसको मार देगा, वो उसको मार देगा। यानी उस समय की पहले की बात बता रहा है कि एकदम दरिद्र था वो समाज। तो वो कौन बताए थे? तो वो बताए थे हॉवस ने बताए थे। कौन? तो जॉन हॉवस जो व्यक्ति हैं, ये जॉन हॉवस जो क्या करते हैं कि इस चीज को बताते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। ठीक है, लॉक की बात कर जानते ही हैं। फिर उसके बाद में लास्की की बात हमने बताया था, केक वाला। ठीक है, फिर उसके बाद रूसो की तो आपको बात जानते ही हैं, द सोशल कॉन्ट्रैक्ट इनके द्वारा एक पुस्तक लिखा गया था। ठीक है, द सोशल कॉन्ट्रैक्ट। अगर हम लास्की की बात करते हैं तो द ग्रामर ऑफ, यहाँ पे लिख देते हैं ताकि आपको देखिएगा, इसलिए आपको ज्यादा फायदा क्या रहेगा ना कि आपको फायदा करे। ठीक है, लिख देते हैं तब द सोशल कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है, द सोशल कॉन्ट्रैक्ट। और एक ठो और क्या था, अ ग्रामर ऑफ पॉलिटिक्स, अ ग्रामर ऑफ पॉलिटिक्स। तो ये किनके द्वारा लिखा गया था? तो देखिएगा ये लिखा गया था किनके द्वारा, इस तरफ कर देते हैं। देखिएगा इस तरफ की अगर बात करते हैं, द सोशल कॉन्ट्रैक्ट किनके द्वारा लिखा गया था? तो ये कहिए कि रूसो के द्वारा लिखा गया था। ये कहाँ के थे? तो ये फ्रांस के व्यक्ति थे। ठीक है, और ये ग्रामर की अगर बात करते हैं, अ ग्रामर ऑफ पॉलिटिक्स, ये किसके द्वारा लिखा गया था? तो ये लास्की के द्वारा लिखा गया था। तो ये व्यक्ति कहाँ के थे? तो ये व्यक्ति आपको इंग्लैंड के देखने को मिलेंगे। ये कहाँ के थे? तो ये इंग्लैंड के थे। ये भी बहुलवाद के क्या है आपको, मतलब कि सब समर्थक उसको मिलते हैं, बहुलवाद के आपको समर्थक देखने को मिलते हैं। ठीक है, चलिए जो अभी हमने बताया उसी चीज का ये समर्थन करते हैं। इसका आंसर कौन सा हो जाएगा? तो ऑप्शन आंसर तो हमने देख ही लिया। ठीक है, आगे क्या बोला गया है कि ब्रिटेन द्वारा चीन विजयी शुरुआत कब हुई थी? देखिएगा ब्रिटेन और चीन के बीच में युद्ध हुआ था। तो कौन कौन सा युद्ध हुआ था उस चीज को पहले हम देख लेते हैं। ठीक है, देखिएगा ब्रिटेन और चीन के बीच में कौन कौन सा युद्ध होता है। देखिएगा 1839 ईस्वी से लेकर के 42 ईस्वी तक में क्या होता है कि प्रथम अफीम युद्ध होता है। प्रथम अफीम युद्ध, तो ये भी पूछा जाएगा। तो प्रथम अफीम युद्ध किसके किसके बीच होता है? तो प्रथम अफीम युद्ध की बात करते हैं तो ये किसके किसके बीच होता है? तो एक तरफ चीन था और दूसरी तरफ कौन था? तो इंग्लैंड था, जिसमें से चीन की क्या होती है? हार होती है। इंग्लैंड का क्या होता है? जीत होता है। और प्रथम अफीम युद्ध जो है ये कौन सी संधि के तहत समाप्त होता है? नानकिंग की संधि। नानकिंग की संधि के तहत में क्या हो जाता है? समाप्त हो जाता है। ठीक है, फिर उसके बाद में क्या होता है कि 1856 से लेकर के 60 तक में क्या होता है कि द्वितीय अफीम युद्ध होता है, यानी सेकंड अफीम युद्ध होता है। और इसमें क्या होता है? अफीम युद्ध। और इसमें क्या होता है कि इसमें चीन के बीच में होगा और किसके बीच में होगा? तो कहिए कि ब्रिटेन, यानी किसके बीच में? इंग्लैंड के बीच में होगा। यहाँ पे इंग्लैंड लिखना चाहिए, बट समझ रहे हैं आप। अब समझिएगा इस चीज को, यहाँ पे एक संधि होती है, दो तरह की संधि होती है। एक संधि क्या होती है? तो एक संधि होती है पेकिंग की संधि। ठीक है, ये पेकिंग की संधि, पेकिंग की संधि। अब ये पेकिंग की संधि के तहत में क्या होता है? ये 1860 ईस्वी में होता है। ठीक है, ये पेकिंग की संधि। एक होता है तियाजिंग की संधि, तियाजिंग की संधि। अब ये तियाजिंग की संधि की बात करते हैं, तियानजिंग कर लेते हैं। यहाँ पे देखिए प्रोनाउंसिएशन जो है ना ये काफी ज्यादा प्रॉब्लम क्रिएट करता है आपको, इसका चाइनीज वाला। ठीक है, तियानजिंग। अब ये तियानजिंग की अगर बात करते हैं तो ये तियानजिंग जो हुआ था ये 1858 ईस्वी में हुआ था। लेकिन इस दोनों में समझिएगा, तियानजिंग का जो संधि हुआ था तो ये संधि मानने को अवलदार नहीं था चीन। कहता कि ना भाई हम मानबे नहीं करेंगे, तुम कितना कुछ कर लो। तो बहुत सारे जिसमें क्या था ना कि हांगकांग वगैरह ये समय जो द्वीप था ना वो इंग्लैंड को दे दिया गया था। और जो जो सुख सुविधा है आपको जैसे में व्यापार करने का वो आपको देने का वादा किया गया था। तो इसके लिए ये जो चीन जो था मान नहीं रहा था। तो फिर प्रेशर में फिर ये भी पेकिंग की संधि होती है 1860 में, और फिर तियानजिंग वाला सब मान लेता है। तो आप एग्जाम में ये भी पूछ सकता है और ये भी पूछ सकता है, आप दोनों को ध्यान में रखिएगा। लेकिन सफलता किसमें प्राप्त होती है? तो पेकिंग की संधि में। ठीक है, पेकिंग की संधि के तहत द्वितीय अफीम युद्ध समाप्त हो जाता है। अगर पेकिंग की संधि ऑप्शन में ना दिया रहेगा तो तियानजिंग की संधि आपको लेकर के चलना पड़ेगा। तो आप समझ गए। तो इसका आंसर देखते हैं, ब्रिटेन द्वारा चीन विजयी शुरुआत हुई थी। तो अभी हमने देखा तो अफीम युद्ध देखा, प्रथम अफीम युद्ध और द्वितीय अफीम युद्ध। दो दो ये युद्ध जीता था किसके खिलाफ? चीन के खिलाफ। संधि आपको याद रखना है, नानकिंग की संधि के तहत में क्या होता है? तो समाप्त होता है। और एक ठो और क्या है? तो पेकिंग की संधि, अब एक तियानजिंग की संधि, ये दोनों के तहत में क्या हो जाता है? फिर ये युद्ध समाप्त हो जाता है। ठीक है, चलिए इसका आंसर तो मिल गया। आगे क्या बोला गया है
क्यूनिफॉर्म। ये क्यूनिफॉर्म का पहले हम अर्थ समझते हैं। ये क्यूनिफॉर्म जैसे में आप अभिव्यक्ति करते हैं। अभिव्यक्ति का मतलब क्या होता है? एक्सप्रेशन, किसी चीज को बताने का एक्सप्रेशन, चाहे कोई करने का एक्सप्रेशन, तो उसको एक लिखावट के रूप में प्रस्तुत करना, यानी किसी चीज को बताना है तो उसको लिखावट के रूप में प्रस्तुत करना। ये क्यूनिफॉर्म जो था ये मेसोपोटामिया सभ्यता में प्रचलित था। उसी यानी किसी चीज को, भाव को बताने के लिए जो लिखा जाता था ना कला वगैरह के रूप में, वही था क्या? आपको क्यूनिफॉर्म देखने को मिलेगा। ये कब की बात है? तो मेसोपोटामिया सभ्यता में। ठीक है, तो इसका आंसर कौन सा हो जाएगा? तो मेसोपोटामिया लेखन से हो जाएगा। ठीक है, चलते हैं आगे बढ़ते हैं। आगे क्या बोला गया है कि निम्न में से कौन सी संधि यूरोप में साम्यवाद को रोकने के लिए बनाई गई थी? अब जैसे में हम जानते हैं कि क्या हुआ था है कि 1945 को क्या होता है कि द्वितीय विश्व युद्ध समाप्त हो जाता है। ठीक है, फिर उसके बाद में एक तरफ यूएसएसआर और एक तरफ में कौन? आपको यूएसए देखने को मिलेगा, और दोनों के बीच में शीत युद्ध चल रहा था। अब दोनों देश एक दूसरे को नीचा दिखाने के क्रम में, यानी दुनिया में सर्वशक्तिशाली होने के क्रम में बहुत सारे काम किए। ठीक है, तो उसी के क्रम में क्या हुआ था कि ये जो समर्थक था ये समाजवादी था। ठीक है, और ये जो समर्थक था ये पूंजीवादी था। ठीक है, ये जो था ये पूंजीवादी, ये चाहता था कि अधिकांश देश पूंजीवादी हो, यानी जो दुनिया में और जो देश हैं पूंजीवादी अर्थव्यवस्था को अपनाए, और ये कहता था कि ना तुम समाजवादी अपनाओ। इसी दोनों में क्या था? होड़ चला हुआ रहा था। और इसी के खिलाफ, यानी यूएसएसआर के साम्यवाद को रोकने के खिलाफ में क्या किया जाता है? कब की बात है? तो ये 4 अप्रैल। ठीक है, कब? तो 4 अप्रैल हो गया, देखते हैं एक मिनट। 4 अप्रैल, ठीक है, 4 अप्रैल 1949 ईस्वी को क्या किया जाता है? नाटो का स्थापना किया जाता है, जिसका आपको फुल फॉर्म होगा नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। नाटो का स्थापना किया जाता है। ठीक है, किसको रोकने के लिए? यही रसिया के जो आपको प्रभाव था उसे रोकने के लिए। ठीक है, अब क्या होता है कि इसमें जो अभी सदस्य देश की बात करते हैं, तो अभी रसिया यूक्रेन का मुद्दा तो आपको देखने को ही मिल रहा है कि ठीक है, ये भी मन मनाए हुए है कि भैया हमको नाटो का सदस्य चाहिए, और रसिया कह रहा है कि तुम ले लिया तो हम तुमको छोड़ेंगे नहीं। ठीक है, अब यही बात है। तो अभी सदस्य देश की बात करते हैं, तो अभी सदस्य देश कितने हैं? तो अभी सदस्य देश वर्तमान में 31 गो हैं। तो पूछिएगा ना कि अच्छा 31वां सदस्य देश कौन बना था? यानी लास्ट की अगर हम बात करते हैं, लास्ट मेंबर की अगर हम बात करते हैं, तो लास्ट मेंबर कौन है? तो वो आपको देखने को मिलेगा फिनलैंड। ठीक है, ये फिनलैंड जो 2023 में वो क्या होता है? नाटो का सदस्य बन जाता है। यानी 31वां मेंबर ये है। कौन? 31वां मेंबर आपको नाटो का फिनलैंड देखने को मिलेगा। तो कौन स्थापना किया था? नाटो का। 4 अप्रैल 1949 ईस्वी को इसका क्या होता है? तो स्थापना होता है। ठीक है, तो इस तरह की बातों को आप ध्यान में रखिएगा, वरना थोड़ा सा मिस्टेक खत्म हो जाएगा आपका। क्या बोला गया है कि निम्नलिखित में से कौन यूनानी कवि था? अब देखिएगा, यूनानी कवि की अगर हम बात करते हैं तो देखिएगा, पहले यूनानी कवि की बात करते हैं। पहले पहले आंसर ले लेते हैं, क्योंकि डायरेक्ट पूछा गया है ना कि कौन यूनानी कवि था। तो यूनानी कवि जो था ये होमर था। अच्छा, होमर को क्यों हमें ये सब पूछा गया? तो देखिएगा, अगर बात करते हैं, ठीक है, एक था इलियो, ठीक है, और एक था ओडिसी। ओडिसी की अगर हम बात करते हैं, DES, ठीक है, ओडिसी की अगर बात करते हैं, ऐसे हिंदी में लिख देते हैं, इलियो और एक था ओडिसी। ये दो को क्या था? ये पुस्तक लिखा गया था। ठीक है, अब ये दो पुस्तक जो लिखा गया था, अब ये दो पुस्तक जो था ये यूनान का महाकाव्य कहा जाता है। क्या कहा जाता है? तो महाकाव्य कहा जाता है। जिस तरह से आप भारत में पढ़ते हैं ना, भारत में ये भारत के जो पुस्तक जो है, ये भारत का महाकाव्य किसे कहा जाता है? तो महाकाव्य की बात करते हैं, तो महाकाव्य की बात करते हैं तो भारत का महाकाव्य किसे कहा जाता है? महाकाव्य। तो आप महाभारत पढ़ते हैं ना, इसीलिए इस चीज को आपको पढ़ना पड़ रहा है। तो ये आपको ज्यादा इस पुस्तक के बारे में हमको जानना बिल्कुल जरूरी नहीं है, क्योंकि आपको ये दे दिया गया है होमर के बारे में, तो होमर को आपको हमको पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि अब प्रीवियस में दिया गया है तो पढ़ना तो पड़ेगा ही। ये कहाँ का व्यक्ति था? ये यूनान का। ये यूनान का, इसे क्या कहा जाता है? तो महाकाव्य कहा जाता है, इलियो और ओडिसी को। ठीक है, समझ में आ गया? चलिए, इसका आंसर कौन सा हो जाएगा? तो आंसर तो हमने ले ही लिया था पहले ही, होमर। ठीक है, चलिए आगे क्या बोला गया है कि निम्न में से प्रमुख बहुलवादी। अभी हमने चर्चा किया बहुलवादी क्या एकात्मक होना चाहिए? जो बहुलवादी यानी सभी संप्रभुता की बात कर रहा है। तो देखिएगा, बहुलवादी के समर्थक कौन कौन आपको देखने को मिलेंगे। एक आपने देखा तो लास्की को देखा, तो लास्की भी क्या थे? बहुलवादी थे, पहले ही देखा, शुरू में ही देखा। ठीक है,
फिर उसके बाद में आपको लिंडसे देखने की अगर बात करते हैं तो लिंडसे भी जो थे ये आपको बहुलवादी देखने को मिलेंगे। फिर और कौन व्यक्ति हैं तो आपको देखने के मिलेंगे मेटलैंड जो है वो व्यक्ति, आपको ये सब बहुलवादी आपको देखने को मिलेंगे। यानी संप्रभुता ये कैसा चाहते हैं, एकात्मक की बहुलवादी, तो बहुलवादी यानी सभी, जैसे कोई संस्था है, कोई धार्मिक चीज है, वो कोई व्यक्ति है, सबको चाहिए। ऐसा नहीं कि एक, अगर एक व्यक्ति को संप्रभुता है तो वो तानाशाह बन जाता है ना, इस चीज तरीके से, समझ गए। तो चलिए अब हम देखते हैं कौन कौन, लास्की और लिंडसे, अच्छा से लिख देगा लिंडसे, ठीक है। और एक ठो क्या है आपको मेटलैंड, ठीक है। अब हो गया, चलिए हो गया। और लास्की तो पता ही चल रहा है। तो ये दुर्खिम के बाद है, बिल्कुल नहीं। फिजिक्स नहीं, लास्की और बोनसागे, लास्की तो है लेकिन और ये तीनों में से देखिए तो ऐसा नहीं कि तीनों व्यक्ति हैं, और भी हैं, तो खत्म कीजिए। ऑप्शन में हमें मैच कौन कर रहा है, लिंडसे और मेटलैंड कर रहा है, लिंडसे कर रहा है और मेटलैंड कर रहा है। तो ऑप्शन नंबर क्या मार के चलेंगे, तो 4। ये सब क्वेश्चन जो होंगे ना आपको हु बहू, ये सब क्वेश्चन आपको जो और एग्जाम होगा ना हु बहू एकदम छाप दिया जाएगा, ठीक है। क्योंकि लड़का, बच्चों को भी पता, लड़का एग्जामिनर को भी पता है कि दुनियादारी के बारे में कितना, ये 200 साल 300 साल पहले वाला चीज है, कितना बेचारा याद रखेगा, और भी तो सब्जेक्ट पढ़ना रहता है ना। तो इसीलिए ये सब क्वेश्चन जो होंगे ना आपको हु बहू एक एग्जाम में हुआ और दूसरे एग्जाम में चिपका दिया जाएगा, ठीक है। और ऑप्शन भी यही दे दिया जाएगा, एक आध दो चेंज करेगा तो करेगा ना, तो हु बहू यही वाला ऑप्शन चिपका देगा, समझ रहे ना। यानी आप एग्जामिनर को माइंड को पकड़ने की कोशिश कीजिए कि क्या कर सकता है, और ये सब जो लड़कन क्वेश्चन बना दिया तो समझिए कि वो प्लस पॉइंट में जाता है, ठीक है। उसको डर नहीं है फिर आगे पीछे होने का। चलते हैं आगे बढ़ते हैं। क्या होता है कि निम्नलिखित में से कौन सा यूरोप में सामंतवाद के उदय का प्रमुख कारण है। सामंतवाद को अभी तो हमने बताया, सामंतवाद क्या होता है, सामंतवाद, तो उसका प्रमुख कारण क्या था। जिसमें उसके पहले एक सभ्यता चल रही थी, रोमन सभ्यता, बहुत पहले 400 ईस्वी के आसपास में इसका क्या होता है, ऐसा नहीं कोई सभ्यता एक तुरंत ही क्या होती है, खत्म हो जाती है, कई सालों उसको लगते हैं खत्म होने में। तो रोमन सभ्यता जो था, ये रोमन सभ्यता जब खत्म हो जाता है और फिर उसके बाद में वहां पर जो आपको व्यवस्था देखने को मिलता है, आपको सब बर्बर लोग आएंगे, यानी एक दूसरे को मारना काटना, उसको पर उसको चढ़ाई कर दिया, उसको उसके ऊपर चढ़ाई कर दिया, उसके क्षेत्र को अधिकार कर लिया, इस तरह की बातें आपको देखने को मिलती है, ठीक है। सामंतवाद तो यही है ना। अब क्या होता है, अब हम क्वेश्चन पर चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा यूरोप में सामंतवाद के उदय का प्रमुख कारण है, चलिए देखते हैं। रोमन साम्राज्य की स्वेच्छाचारिता, स्वेच्छा से थोड़ी नहीं होगा। रोमन साम्राज्य के पतन के पश्चात बर्बर राज्यों की स्थापना, यस, बर्बर राज्यों की स्थापना होती है, क्योंकि एक दूसरे को क्या करना है, उसको क्षेत्र पर अधिकार कर लेना है, उसको क्षेत्र पर वो अधिकार कर लेगा, ठीक है। आगे देखते हैं। निम्न में से किस यूरोपीय जाति को इंडोनेशिया में प्रभुत्व जमाने में सफलता मिली। अब देखिएगा, अगर हम बात करते हैं तो 1498 ईस्वी में इंडिया में कौन आता है, तो कहें कि 1498 ईस्वी में इंडिया में पुर्तगाल आता है, ठीक है, यानी वास्को डी गामा आता है, ठीक है। फिर उसके बाद द्वितीय व्यक्ति कौन होता है इंडिया में आने वाला, तो इंडिया में द्वितीय व्यक्ति जो होता है, देखिएगा 1602 ईस्वी में डच ईस्ट इंडिया कंपनी का क्या होता है, स्थापना होता है। डच ईस्ट इंडिया कंपनी का क्या होता है, स्थापना होता है। अगर हम बात करते हैं केवल ईस्ट इंडिया कंपनी का, तो इसका स्थापना 1600 में होता है। लेकिन ये जो इसका प्रथम जो राजदूत आता है 1608 ईस्वी में आपको जहांगीर के दरबार में आता है। लेकिन ये जो डच जो है, ये डच 1605 ईस्वी में ही आ जाता है। देखिएगा स्थापना इसका भलुक पहले हुआ है, ये ब्रिटेन का है। ये देखिएगा ये ईस्ट इंडिया कंपनी है जो 1600 ईस्वी में स्थापना हो रहा है, ये ब्रिटेन का है। भले ही इसका स्थापना पहले होता है लेकिन आता है बाद में, लेकिन डच ईस्ट इंडिया कंपनी का स्थापना बाद में होता है, लेकिन पहले ही चले जाता है। और 1605 ईस्वी में आपको मसूलीपट्टनम में आपको इसको पहला कारखाना देखने को मिलेगा। तो ये भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, पूछे गए भी हैं कि डच का पहला फैक्ट्री कहाँ लगाया गया था और कब, तो 1605 ईस्वी में। कहाँ, तो मसूलीपट्टनम में। यहाँ तक को कंप्लीट है। अब हम देखते हैं कि फिर उसके बाद में ये डच जो लोग था, ये डच लोग ब्रिटिश को क्या कर देता है, बेच के बाद में फिर उसके बाद चला जाता है। और ये इंग्लैंड में अपना भारत से ध्यान हटा करके ये कहाँ, इंडोनेशिया में अपना प्रभुत्व को क्या कर लेता है, ये कायम कर लेता है। तो इसका आंसर कौन सा हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर आपको 4 देखने को मिलेगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले की बात करते हैं। फ्रांसीसी भारत में कब आया था, तो 1768 यानी 64 ईस्वी में स्थापना होता है। तो 64 लेकर के चलिए, ऐसे तो 68 में आता है, ठीक है। इसका आंसर तो हो गया ऑप्शन नंबर आपको 4 देखने को मिलेगा, ठीक है। चलिए
आई का बोला गया है कि किस घटना ने अमेरिका को द्वितीय विश्व युद्ध में शामिल कर दिया था, यानी अमेरिका द्वितीय विश्व युद्ध में शामिल क्यों हुआ था, सोच रहे हैं कि जैसे में क्या था ना, ये जापान जो ठिपरी भर का जो देश है, ये जापान, ठीक है ना, ये अमेरिका का जो पर्ल हार्बर है ना, पर्ल हार्बर, ये पर्ल हार्बर पर जाकर के क्या कर देता है, आक्रमण कर देता है और कहता है कि अब बोल अब बोल। अब अमेरिका खिसिया जाता है और फिर इसी के क्रम में वो क्या करता है कि फिर 6 अगस्त को, ये मान नहीं रहा था, ये ठिपरीचा के जो देश है ना, ये मान नहीं रहा था, पूरा देश को एकदम कब्जे में, कभी इसको हरा दे रहा है, कभी उसको हरा दे रहा है। तो अमेरिका को लगा कि ठहर, तुमको सबक सिखाते हैं। 6 अगस्त 1945 ईस्वी को क्या कर देता है, ये बम गिरा देता है, ठीक है। फिर उसके बाद में 9 अगस्त 1945 को ये क्या कर देता है, बम गिरा देता है। ये कहाँ पे गिराता है, सॉरी, ये कहां पे गिराता है, तो ये हिरोशिमा पे गिराता है, ठीक है। और ये कहां पे गिराता है, तो ये नागासाकी पे गिराता है। इस चीज को आप ध्यान में रखिएगा, ठीक है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा, ठीक। क्या बोला गया है कि गुट निरपेक्ष आंदोलन का पहला शिखर सम्मेलन कब हुआ था। अब हम बात करते हैं गुट निरपेक्ष का पहला शिखर सम्मेलन की, अगर हम बात करते हैं तो देखिएगा पहला शिखर सम्मेलन कब हुआ था, जो देख लेते हैं। पहले गुट निरपेक्ष के बारे में हम चर्चा कर लेते हैं। देखिएगा, कलर चेंज करते हैं, ठीक है। देखिएगा, जो इसका जो स्थापना की अगर बात करते हैं तो जो 3 जो व्यक्ति हैं उसका आपको ध्यान देखना पड़ेगा। वो कौन थे, एक तो नेहरू जी थे, ठीक है, नेहरू जी थे, ठीक है। और एक ठो क्या थे, अब्देल नासिर थे, ठीक है। और एक ठो और व्यक्ति कौन थे, एक ठो थे टीटो। अब ये टीटो कहाँ का था, तो यूगोस्लाविया का था ये राष्ट्रपति। ये टीटो कहाँ का था, ये मिस्र का था। और ये कहाँ के थे, तो इंडिया के थे। अब ये तीनों व्यक्ति ने क्या करता है कि गुट निरपेक्ष का स्थापना करता है। गुट निरपेक्ष, नॉन अलायंस मूवमेंट, यानी हम दोनों में से कोई देश के पास में नहीं रहेंगे, ना रसिया देने जाएंगे और ना हम अमेरिका देने जाएंगे। इसकी स्थापना होती है 1961 में, ठीक है। और 1961 में होता है तो इसका पहला सम्मेलन होगा ना, तो कि हाँ हाँ बिल्कुल होगा। तो प्रथम सम्मेलन की अगर हम बात करते हैं तो ये प्रथम सम्मेलन जो हुआ था ये आपको यूगोस्लाविया में हुआ था, यूगोस्लाविया में हुआ था। ये यूगोस्लाविया कहाँ है, तो आज का बेलग्रेड, ठीक है। ये बेलग्रेड जो आप जानते हैं ना, बेलग्रेड, बेलग्रेड, यहाँ पे ये गलती कर दिया, यहाँ पे बेलग्रेड, ठीक है। ये बेलग्रेड में क्या होता है कि इसका स्थापना होता है, ठीक है। बेलग्रेड में इसका क्या हो जाता है, स्थापना नहीं, मतलब कि क्या होता है, प्रथम सम्मेलन होता है। तो ये समझ में आ गया, तो इसका आंसर कौन सा हो जाता है। अब चलते हैं, और एक बात और, ये बेलग्रेड कहाँ की राजधानी है, तो ये सर्बिया की राजधानी है। तो सर्बिया की राजधानी आपको पता है ना, अब ध्यान में आ गया ना। तो इसका पहला सम्मेलन कहाँ हुआ था, यही पूछा है ना कि सम्मेलन कब और कहाँ हुआ था। तो सम्मेलन कहाँ हुआ था, 61 में तो हुआ था, तो काहिरा में नहीं हुआ था, गलती काटिए। लुसाका में नहीं हुआ था, बेलग्रेड में हुआ था 61 में, बिल्कुल सही है, ऑप्शन नंबर आपको 3, ठीक है। चलिए, क्या बोला गया है, अब हमें इसको देखना है, किसको देखना है, तो कतर की मुद्रा को देखना है। देखिएगा, कतर की मुद्रा की अगर हम बात करते हैं तो देखिएगा कतर की मुद्रा, देखिएगा कतर की मुद्रा, देखिएगा कई लोग जो कंफ्यूज करते ना है वो हम आपको यहाँ पे बताने का कोशिश करते हैं, बिल्कुल नहीं कंफ्यूज कीजिएगा। कतर का और एक ठो सऊदी अरब का, ये दोनों का मुद्रा जो होता ना है, ये दोनों का मुद्रा आपको रियाल देखने को मिलेगा। क्या, तो रियाल, ठीक है, रियाल। अच्छा, एक और मुद्रा है ब्राजील का, ये ब्राजील का मुद्रा पता है क्या है, तो ये ब्राजील का मुद्रा है रियल। कंफ्यूजिंग पॉइंट है, सब यहीं पे हम लिख देते हैं। ब्राजील का मुद्रा क्या है, रियल है। अच्छा, और आपको कंफ्यूज करता होगा तो वो हम दिखाते हैं। एक है ईरान का, कंफ्यूज करता है ना, तो ईरान का तो मैन, ठीक है। या इसको आप अभी बदल के कर लिया है, या आप इसको क्या कर सकते हैं, तो रियाल कर सकते हैं, ठीक है। इसको चेंज कर लेते हैं यहाँ पे, ठीक है, ठीक है। चलिए, अब इसको तो मैन कर सकते हैं अभी, क्योंकि चेंज कर लिया है, ठीक है। तो चेंज कर लिया है तो नया वाला ही पूछेगा। अगर हम इसकी बात करते हैं इराक की, ठीक है, ये इराक का, और एक ठो क्या है, बहरीन का, ठीक है, और एक ठो क्या है, कुवैत का, ठीक है, ठीक है। हम तो अब देखिएगा, इराक की अगर बात करते हैं तो इराक का मुद्रा भी दिनार है, ठीक है। बहरीन का मुद्रा भी दिनार है, और ये कुवैत का मुद्रा भी क्या है, आपको दिनार देखने को मिलेगा, ठीक है। तो इस चीज को आप एकदम याद रखिएगा, ओठ पर रहना चाहिए ये सब चीज। अच्छा, इसका पूरा नहीं लिखे, इसको दिनार लिख देते हैं, ठीक है। इसको दिनार नहीं जी, दिनार, फिर दिनार लिख दिया, इसको रियाल,
इसको रुकिए मिटा देते हैं, ठीक है, मिट नहीं रहा भाई, इसको क्या करते हैं, रियाल, ठीक है। चलिए यहाँ पे हमने क्या कर लिया, रियाल, ठीक है। लेकिन ये तो अब खत्म कर दिया है, तो इस चीज को आप ध्यान में रखिएगा। कतर की मुद्रा की बात करते हैं तो क्या हो जाएगा, रियाल हो जाएगा। सऊदी अरब का मुद्रा भी रियाल है, ठीक है। ब्राजील का मुद्रा ध्यान में रखिएगा, रियल, ठीक है। ईरान का तो मुद्रा में देख लिया तुमैन। इराक का मुद्रा क्या, दिनार। बहरीन का दिनार। कुवैत का दिनार। इस तरीके से आप ध्यान में रखिएगा, ठीक है, ये सब एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो इसका आंसर कौन सा हो जाएगा, कतर की मुद्रा पूछा गया था ना, तो कतर की मुद्रा क्या हो जाएगा, तो रियाल। कतर की मुद्रा अभी हमने क्या लिखा, ये रियाल। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, तो आपको 2 देखने को मिलेगा। ये पेसो कहाँ की मुद्रा है, तो अर्जेंटीना की मुद्रा है। ये अर्जेंटीना की मुद्रा क्या है, तो ये पेसो है। अर्जेंट में पैसा चाहिए ना भाई। अब देखिएगा ये फ्रांस की बात किया गया है कि फ्रांस की मुद्रा क्या है, तो देखिएगा दिनार के बारे में तो अभी हमने देखा कि दिनार कौन कौन देश का मुद्रा है। इराक का भी देखा, बहरीन का देखा, कुवैत का देखा। तो यहाँ पे फिर से लिख देते हैं, इराक का, फिर उसके बाद में बहरीन का, और फिर उसके बाद में कुवैत का। इसका सबका मुद्रा क्या है, तो दिनार है। रियाल की बात करते हैं तो इस किसका, तो सऊदी अरब का। सऊदी अरब का मुद्रा है, फिर उसके बाद में कतर का मुद्रा है, और एक और आपको लिख देते हैं यूएई का मुद्रा। तो यूएई का मुद्रा जो है आपको दिरहम देखने को मिलेगा, ठीक है। अगर हम बात करते हैं ये फ्रैंक कहाँ का मुद्रा है, तो आपको स्विट्जरलैंड का मुद्रा आपको क्या देखने को मिलेगा, तो फ्रैंक। और फ्रांस की मुद्रा जो है ये यूरो है। अभी पहले इसका फ्रैंक था, लेकिन फिर 1999 में ये क्या कर लेता है, जो यूरोपीय संघ का जो मुद्रा है ना, यूरो, वो को अपना लेता है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर, फ्रैंक का मुद्रा क्या हो जाएगा, तो यूरो। ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। चलिए क्या बोला गया है कि हिरोशिमा एवं नागासाकी शहर निम्नलिखित में से किस देश में स्थित है। हिरोशिमा और नागासाकी की बात करते हैं तो अब जानते हैं कि अभी हमने चर्चा किया 6 अगस्त 9 अगस्त, ज्यादा चर्चा नहीं करना। ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। क्या बोला गया है कि येन मुद्रा है, तो येन की बात करते हैं तो येन जापान का मुद्रा है, ठीक है। जापान की मुद्रा क्या है, तो जापान का मुद्रा आपको येन देखने को मिलेगा। तो और चीन का मुद्रा, तो चीन का मुद्रा की अगर बात करते हैं तो ये युआन आपको देखने को मिलेगा, जिसको रेनमिनबी भी बोला जाता है। उत्तर कोरिया की बात करते हैं तो उत्तर कोरिया का मुद्रा आपको क्या देखने को मिलेगा, तो उत्तर कोरिया का मुद्रा आपको देखने को मिलेगा वॉन, ठीक है। आपको दक्षिण कोरिया का भी मुद्रा आपको देखने को मिलेगा वॉन ही मिलेगा, ठीक है। अगर बात करते हैं ये जिसका वियतनाम का, तो वियतनाम का मुद्रा क्या आपको होगा, तो डोंग होगा, ठीक है। दक्षिण कोरिया का भी मुद्रा आपको क्या मिलेगा, तो यहाँ भी मुद्रा आपको वॉन देखने को मिलेगा, ठीक है। तो इस तरीके से हमने क्या किया, अभी और है क्वेश्चन, अभी और देख लेते हैं। क्या बोला गया है कि चीन के शासक कुबलाई खा के राज दरबार के वैभव का उल्लेख किसने किया था। देखिएगा चीन का शासक कौन था, कुबलाई खा। अब ये कुबलाई खा क्या किया था कि लगभग 13वीं शताब्दी में यहाँ चीन पर क्या किया था, शासन किया था, ठीक है। अब उसके दरबार में एक व्यक्ति कौन थे, मार्को पोलो। अब ये मार्को पोलो क्या किया था, गया था, और उसके बाद में क्या किया था, वहां के जो वृतांत है वो सबके बारे में चर्चा किया था, ठीक है। लगभग 16 वर्ष तक उसके दरबार में ये व्यक्ति रहा था। और उसके द ट्रेवल्स इसका एक पुस्तक है, द ट्रेवल्स इसका एक पुस्तक है, उसके बारे उसी पुस्तक में सब उसका चित्र लिखता है, यानी वर्णन करता है, ठीक है। तो इसका आंसर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। इब्न बतूता किसके दरबार में आया था, तो आपको बताना है, कमेंट बॉक्स में बताना है, ठीक है। आपको इतना हिंट दे देते हैं कि तुगलक के समय में ये आया था, ठीक है। चलिए आगे 1498 ईस्वी में तो पता ही है। आगे क्या बोला गया है कि कुस्तुनतुनिया का पतन किस वर्ष हुआ था, तो कुस्तुनतुनिया का पतन की नौमा का क्वेश्चन फेमस क्वेश्चन है। 1453 ईस्वी में से क्या होता है, पतन हो जाता है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, तो 4 हो जाएगा। अमेरिको वेस्पुस्सी किस देश का निवासी था, ठीक है। तो अमेरिको वेस्पुस्सी के बारे में तो जानते ही हैं, इसी के नाम पर अमेरिका का नाम पड़ता है, ठीक है। तो ये कहाँ का था, तो ये स्पेन का था। तो इस समय टाइम बिल्कुल नहीं लेना है, ठीक है। क्या बोला गया है कि सप्तवर्षीय युद्ध किन 2 देशों के बीच में हुआ था, तो सप्तवर्षीय युद्ध की बात करते हैं तो एक तरफ ब्रिटेन था और एक तरफ में कौन था, तो एक तरफ आपको फ्रांस देखने को मिलेगा, यानी दोनों देशों के बीच। यानी ब्रिटेन तो यहाँ पे नहीं लिखना चाहिए, इंग्लैंड लिखना चाहिए। इंग्लैंड था और एक तरफ में कौन था, तो फ्रांस था। ये दोनों के बीच में क्या होता है, 100 वर्ष का युद्ध होता है। 100 वर्ष का भी युद्ध होता है, ये भी ध्यान रखिएगा, 100 वर्षीय युद्ध। और किसको, सप्तवर्षीय युद्ध, यानी 7 वर्षीय युद्ध, ये भी होता है, ठीक है। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। इसका आंसर कौन सा हो जाएगा, तो आंसर हो जाएगा कनगे जी, ऑप्शन नंबर
3 हो जाएगा। ठीक है, अगर बात करते हैं ये कौन सी संधि के तहत में समाप्त होता है, तो ये पेरिस की संधि जो है, ये पेरिस की संधि के तहत में क्या हो जाता है, ये समाप्त कर दिया जाता है। ठीक है, अगर बात क्या बोला गया है कि बोस्टन चाय पार्टी यानी बोस्टन टी पार्टी, ये भी 9th क्लास का है। बोस्टन टी पार्टी की घटना कब हुई थी? देखिएगा, जैसे में क्या था ना कि जैसे में ये जो ये कौन था, ब्रिटेन जो था इंग्लैंड, वो यहाँ पे चाय का खेप भेजा था। कहाँ पे भेजा था? अमेरिका में भेजा था। 1773 ईस्वी की बात है, और उस पर काफी ज्यादा टैक्स लगा हुआ था। तो अब वहां पे जो लोग थे ना, वो सब चाय को यानी 300 साढ़े 300 के आसपास में जो चाय का जो डब्बा बना हुआ था, उसको समुद्र में फेंक दिया था। ठीक है, बोला था का कि तू प्रतिनिधित्व नहीं तो कर कोची के देंगे हम तुमको, यही वाला बात है। यानी हम टैक्स उस पर कोची के देंगे, एकदम नहीं देंगे। हमको एक भी आदमी हुआ है तो नहीं है। तो यही घटना क्या कहलाता है? तो बोस्टन टी घटना कहलाता है। ठीक है, तो इसका आंसर कौन सा हो जाएगा? 1773 ईस्वी में हुआ था। और आपको पता है कि 1773 ईस्वी में भारत में रेगुलेटिंग एक्ट आता है। उसके तहत में भारत में क्या किया जाता है? सर्वोच्च न्यायालय का स्थापना किया जाता है कलकत्ता में। याद है ना कुछ कुछ? ठीक है, तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, और कैसा लगा सेशन कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। ठीक है, अगर कोई सुझाव जरूरत होगा तो जरूर बताइएगा। ठीक है, हम अगले में तुरंत थोड़ा सुधार कर लेंगे। तो थोड़ा शेयर वगैरह कर दीजिएगा अगर इच्छा हो तो, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा छोटा चैनल है। अगर सब्सक्राइब नहीं किए तो कर लीजिएगा। ठीक है, अगर आपकी इच्छा हो तो, ना हो तो कोई बात नहीं। ठीक है, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, इनकलाब जिंदाबाद।